Hello students, let's start part number 2 of constitutional design. In the previous part we discussed about the constitution, why do we need a constitution, and the formation of our constitution, the functioning of constituent assembly. In this part we will study about guiding values of Indian constitution. Guiding values, what are the guiding values? The values and the principles which are the main base of the constitution are guiding values. Means what are the guiding facts or the principles due to which our constitution has taken this form, and what is our constitution is telling to the society, to the citizens, to the governments and to different kinds of institutions. So this is the topic of guiding values of Indian constitution. ध्यान से समझना है. सबसे पहला टॉपिक है द ड्रीम एंड द प्रोमिस. द ड्रीम एंड द प्रोमिस कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एंड विद द हेल्प ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स what kind of country, what kind of India, right, is based on the minds of some people. It means कैसे भारत का सपना लोगों ने देखा, हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करती है. हमारा संविधान हम क्या सोचकर बना रहे हैं, हमारी कंट्री कैसी होगी और हमारा संविधान किस तरह से उसको डिफाइन करेगा. इसी तरह से प्रोमिस, राइट, what our constitution is doing the promise to the citizens. For what? This is the dream and the promise. इस टॉपिक को समझने के लिए we have three personalities, महात्मा गांधी, B.R. Ambedkar and Jawaharlal Nehru. We'll study the thinking of these three personalities. महात्मा गांधी, आपको याद रखना है, महात्मा गांधी was not a member of Constituent Assembly. महात्मा गांधी संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, बट उनके आइडियाज का और उनके व्यूज का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स पे, उनके विजन का इंपैक्ट जरूर था. एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैविंग द इंपैक्ट ऑफ महात्मा गांधी ऑन सम प्रोविजंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन, फेडरल जो पार्ट है उसके ऊपर महात्मा गांधी का बड़ा इंपॉर्टेंट जो है इफेक्ट है. क्लियर? सो डिसेंट्रलाइजेशन लाइक 73 एंड 74th अमेंडमेंट आर अफेक्टेड विद द विजन ऑफ महात्मा गांधी. आपको इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे. सो महात्मा गांधी ने एक मैगजीन में, अपनी मैगजीन यंग इंडिया, इन दिस मैगजीन ही रोट इन 1931, 1931 में लिखा. तो जो लिखा हुआ है दैट इज द पार्ट इन योर सेवरल sentences are there and a little part of the speech of the article given in young India. तो उसका कुछ पार्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है. उसका कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूं. महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि पुअर टू रिच ऑल द पीपल विल लिव इन द कंट्री. मैं ऐसे इंडिया का सपना देखता हूं कि जहां पे गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग भी they will live in the country perfectly and with perfect harmony, right, with the brotherhood. There will not be any kind of difference or discrimination on the basis of higher and lower classes. तो अमीर और गरीब सब लोग मिलकर रहेंगे एक ऐसी कंट्री जहां पे सबके पास पावर होगी और गरीब से गरीब लोग ये सोचेंगे कि ये हमारी कंट्री है, it is only for them, this is their India. So this is the conclusion of Mahatma Gandhi's article given in यंग इंडिया 1931, जिसमें उन्होंने सभी तरह के डिफरेंसेस को अवॉइड किया. इसके बाद आते हैं बी आर अम्बेडकर. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कंक्लूडिंग स्पीच दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. स्पीच इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इस स्पीच के भी कुछ पार्ट्स आपके बुक में दे रखे हैं, लेकिन मैं उसका कंक्लूजन आपको बता देता हूं. बी आर अम्बेडकर ने स्पीच में कहा कि the citizens of the country have the political equality. We have the equality in politics. हमें वोट डालने का राइट है, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार है, हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का राइट है,
we have the right to form the political parties, but we do not have the same value in social and economic life. तो बी आर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी से थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन रखा है और थोड़ा सा उन्होंने अलग व्यूज दिए हैं कि पॉलिटिकल लाइफ में आपके पास इक्वालिटी है लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में नहीं है। ये बी आर अम्बेडकर का मेन कंक्लूजन है। उन्होंने ये कहा कि जब तक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इक्वालिटी जो है वो सोशल और इकोनॉमिक स्फेयर में जब तक नहीं आएगी तब तक एक ट्रू डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे नहीं आ सकती है। इट शुड बी रिमूव्ड very soon and with the specific ideas given in the constitution, and because B.R. Ambedkar is known as the father of Indian constitution as he was the chairman of drafting committee as we have studied in the previous video। तो अंबेडकर के जो आइडियाज और व्यूज हैं उनका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, राइट। इसके बाद चलते हैं तो ड्रीम से आपको पता लगा कि किस तरह के ड्रीम और प्रोमिसेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन करता है। उनके जो ड्रीम और प्रोमिसेस है उसके ऊपर महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के आइडियाज का इंपैक्ट दिखता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही वाज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ही प्रेजेंटेड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि उन्होंने ही गेव द प्रपोजल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ऑन 13 दिसंबर 1946, राइट। तो ये आपको याद रखना है। नेहरू जी के जो आइडियाज है वो हमें मिले हैं इस स्पीच में, ट्रायस्ट विद डेस्टिनी, ट्रायस्ट विद डेस्टिनी। ये उनका बहुत ही फेमस स्पीच है। ही गेव द स्पीच ऑन मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947। ये आपको याद रखना है। तो इस स्पीच में उन्होंने एक ऐसे इंडिया का फ्यूचर जो है ब्राइट फ्यूचर देखा, एक ऐसे इंडिया का सपना देखा उन्होंने कि जहां पे सभी तरह के राइट्स, फ्रीडम्स, इक्वालिटी, ऑल द थिंग्स, the people will live in the country with brotherhood and fraternity। तो इस तरह से तीनों आपको समझ में आ गए होंगे, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इनके आइडियाज, इनके व्यूज और इनका कॉन्स्टिट्यूशन पे इंपैक्ट। क्लियर। तो ये हो गया टॉपिक आपका ड्रीम एंड द प्रॉमिस। नाउ विल स्टडी अबाउट फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का दर्शन क्या है, फिलोसफी क्या है, ये पढ़ते हैं आप। The next topic is philosophy of the constitution. What is the philosophy of our constitution? We can know with the help of preamble. The philosophy of our constitution is given in the preamble. After reading this preamble, we can easily come to know about the philosophy of our constitution. Preamble, it was signed on 26th of November 1949 when the constitution was adopted, enacted and constitution was completed. So what is the philosophy of our constitution? See, we means the people of India. We the people of India. The beginning words of our preamble are we the people of India. It means कि भारत के सभी लोगों का ये कॉन्स्टिट्यूशन है और यहां पे भारत के सब लोग उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे। इट मींस दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कि जो हम इंडिया को बनाने जा रहे हैं। तो ये जो भी इंडिया के बारे में फिलोसफी लिखा हुआ है, इंडिया क्या होगा, ये किसका डिसीजन है? We the people of India, means all the decisions are taken by the people of our country. It means this is the complete authority. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign. Sovereign means, sovereign का मतलब होता है supreme power. That supreme power will be in hands of the people. यानी कि हम अपने आप को एक ऐसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो कि सोवरेन होगा। सोवरेन मींस जिसके पास पूरी पावर होगी, सुप्रीम पावर होगी। इट मींस ऑल द डिसीजंस विल बी टेकन बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। नो एक्सटर्नल पावर विल इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ इंडिया। क्लियर। सोवरेन इट मींस अगर जो डिसीजन लेना है तो हमारी सरकार लेगी, लोग लेंगे। लोग मींस कि उनकी सरकार लेगी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स लेंगे और कोई दूसरी पावर नहीं लेगी।
इट मीन्स ये है कि हमारी कंट्री में जो कानून बनेगा उसमें दूसरी कंट्री, या ये कह सकते हैं कि यूएसए आके ये नहीं बोल सकता कि ऐसा कानून बनाओ, या इंग्लैंड आके ये नहीं कह सकता कि ऐसा कानून बनाओ, ये कानून क्यों बनाया, राइट? तो क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, इट हैज अ सुप्रीम पावर एंड गवर्नमेंट एंड एग्जिस्टिंग इन द पीपल. Socialist, the means of distribution and production will be in hands of the government, and the government will work for the welfare of the people. This is known as socialist. Socialist का मतलब यही होता है कि सोशल वेलफेयर के लिए जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के मीन्स है वो गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करेगी, टू एलिमिनेट द डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, राइट? इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, उनको दूर करने के लिए सोशलिज्म बहुत जरूरी है, और इसलिए इसमें सोशलिस्ट जो है वो वर्ड आ गया. सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है ऑल द पीपल आर फ्री टू अडॉप्ट एनी रिलीजन. ऑल द पीपल इन इंडिया आर फ्री टू प्रोपगेट देयर रिलीजन. कोई भी किसी भी टाइम कभी भी अपना रिलीजन चेंज कर सकता है, कोई अपने रिलीजन को प्रोपगेट कर सकता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेकुलर इंडिया इज सेकुलर कंट्री, क्योंकि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है. देयर इज नो रिलीजन ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये आपको समझ में आ रहा है. वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, हैविंग सोलमनली रिसोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इन फॉर्म ऑफ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक मींस द गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे. इट मींस इट विल बी डेमोक्रेटिक, means the real powers will be existing in the people because the government will be elected by the people. Republic, republic means the head of the state is elected person. Republic, the head of the state is elected person, that is called republic. कई कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक हैं बट रिपब्लिक नहीं है, राइट? फॉर एग्जांपल इंग्लैंड का एग्जांपल लेते हैं. इंग्लैंड एक डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि वहां पे जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. लेकिन वहां जो हेड ऑफ द स्टेट है, ही इज क्वीन और किंग, ही इज किंग और क्वीन. तो इस तरह से जो हेरिडेटरी उनका जो हेड है वो इलेक्टेड नहीं है, तो इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है. बट इंग्लैंड इज डेमोक्रेटिक, यूके इज डेमोक्रेटिक बट नॉट रिपब्लिक. इंडिया इज डेमोक्रेटिक एज वेल एज रिपब्लिक. क्यों? क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और प्रेसिडेंट कौन होता है? इलेक्टेड पर्सन होता है. एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, सभी सिटीजन के लिए क्या सिक्योर कर रहे हैं, क्या मिलेगा सिटीजन को, कौन कौन सी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है? जस्टिस, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिफरेंसेस, किसी का भी हक नहीं छीना जाएगा. जो जिसको इक्वालिटी, फ्रीडम जो भी है उनको सब राइट्स इक्वली मिलेंगे. जस्टिस होता है, कैसा जस्टिस मिलेगा? सोशल, ऑल द पीपल विल बी कंसिडर्ड इक्वल इन द सोसाइटी. सोशल डिस्क्रिमिनेशन किसी बेस पे नहीं होगा. इकोनॉमिक, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा कमाने की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए. पॉलिटिकल, इट मींस द पीपल विल बी फ्री टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स. लिबर्टी, कौन सी लिबर्टी मिलेगी? लिबर्टी ऑफ थॉट, यानी कि लिबर्टी क्या होती है? फ्रीडम. लिबर्टी, व्हाट इज लिबर्टी? लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि बिना बात के जो रिस्ट्रिक्शन जो जरूरी नहीं है, गैर जरूरी रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं वो लिबर्टी को छीनते हैं. लेकिन उनका ना होना ही लिबर्टी होती है, यानी कि आपको आजादी मिलेगी, फ्रीडम होगा. तो कौन सा फ्रीडम होगा? थॉट एक्सप्रेशन, आप सोच सकते हैं, आप अपने जो थिंकिंग है, व्यूज है, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं. बिलीफ, कोई भी आप विचार रख सकते, बिलीफ रख सकते हैं. फेथ एंड वर्शिप, जैसे ऊपर आया सेक्युलर में कि वर्शिप भी कर सकते हैं आप. इक्वालिटी, कौन सी इक्वालिटी? मतलब समानता. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, स्टेटस की इक्वालिटी, ऑल द पीपल विल गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी. And to promote among them all fraternity. Fraternity means brotherhood, means all the people of the country will live like a member of single family. कोई भी कंट्री का सिटीजन दूसरे लोगों को इंफीरियर नहीं समझेगा, कोई अपने आप को सुपीरियर नहीं समझेगा. दिस इज कॉल्ड फ्रेटर्निटी. assuring the dignity of the individual, और हर इंडिविजुअल, एवरी सिटीजन हैज द डिग्निटी, उसका आत्मसम्मान उसके पास है, उसको डिग्निटी और रिस्पेक्ट मिलेगा. एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, एकता और अखंडता. एकता मींस यूनिटी और इंटेग्रिटी मींस द एंटायर कंट्री इज कनेक्टेड. क्लियर? देयर इज नो पार्टीशन ऑफ द कंट्री. इंटीग्रेशन इसी को बोलते हैं इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. In our constituent assembly,
अब ये क्या कर रहे हैं, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम अपने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कौन, द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November, 26th day of November for 1949 do hereby adopt, क्या कर रहे हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, here we can see that constitute India, क्या कर रहे हैं, hereby adopt, we are adopting our constitution and enact, we are enacting and give to ourselves, हम अपने आप को ये संविधान देते हैं, हम अपने आप को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या करते हैं, गिव अवरसेल्व्स, गिव टू अवरसेल्व्स, इट मींस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड, इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर ऑफ 1949, संविधान कंप्लीट भी इसी दिन हुआ था, इनेक्ट भी इसी दिन हुआ है और अडॉप्ट भी इसी दिन हुआ है। इंप्लीमेंटेशन का है, केम इनटू फोर्स आए तो 26 जनवरी, अदरवाइज 26 नवंबर। ये आपका हो गया प्रीएम्बल and the philosophy of the constitution. So dear students, I hope that you have understood, we the people of India, मतलब भारत के लोगों ने, उनके पास ये पावर है, we the people of India, यानी कि हमने ही अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इंडिया को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और इसके बाद में सिटीजन्स के लिए क्या क्या है, जस्टिस है, कौन सा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीनों जस्टिस है, लिबर्टी भी है इंडिया के लोगों के पास, कैसी लिबर्टी है, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी भी हमारे पास है, किसकी इक्वालिटी है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी है इंडिया के सभी लोगों में, एंड अज्यूरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल के पास सम्मान है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने इसको, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, क्लियर, तो इसने इसको ड्राफ्ट किया, इसने इसको बनाया, कंप्लीट किया, और फिर भारत के लोग ही इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। सो दिस वाज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस। सबसे पहले ये आता है सोवरेन, दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे सोशलिस्ट आता है, यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं कई बार। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, जस्टिस 7 एंड इक्वालिटी 8, राइट, एंड आफ्टर दैट इक्वालिटी, लिबर्टी 8, इक्वालिटी 9 एंड देन फ्रेटर्निटी 10, क्लियर, और फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आता है 11th पे। तो ये आपको अच्छे से याद रखने, मेन टर्म्स, राइट, इनकी मीनिंग उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार क्या होते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रीएम्बल, राइट, अकॉर्डिंग टू द मींस क्रॉनिकल सीक्वेंस और अरेंजमेंट, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसमें आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं कि पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, स्टेप से यू हैव टू रिमेंबर एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड the topics of this chapter. Thank you. Have a nice day.